हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है, तो आज हम आप लोगों के साथ यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन में फर्स्ट कहता है 1759 में वेदरा का प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ी थी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी डच के खिलाफ। याद रखिए, डच के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसमें कौन विजय हुआ था? तो याद रखिए अंग्रेज। इसमें अंग्रेज आप राजनीतिक छोड़ने वाले पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाला नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, श्री अरविंद घोष। याद रखिए, श्री अरविंद घोष याद रखिएगा। चलिए, और साथ साथ ये भी याद रखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को आध्यात्मिक नेता श्री अरविंद घोष के 150वें जयंती को चिन्हित करने के लिए 53 सदस्यीय समिति की स्थापना की। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो कब की थी? तो याद रखिएगा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा 1893 में वो शिकागो में आयोजित एक धर्म संसद में भाग लिया था, और जहां उन्होंने हिंदू धर्म के संस्कृति से परिचय करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर 4 कहता है सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंसन ने क्या किया था? भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और ये कब किया था? याद रखिए 1785 ईस्वी में। याद रखिए 1785 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है लॉर्ड वेलेंसली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम। याद रखिएगा, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले क्या किया था? लॉर्ड वेलेंसली का जो सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, टी.आर. होम्स ने कहा था। याद रखिए, टी.आर. होम्स ने कहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है किस वर्ष कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1931 यानी कराची अधिवेशन। और उस वक्त कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार पटेल कर रहे थे। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? अब पहली महिला अध्यक्ष कौन मिली, किस अधिवेशन में? तो याद रखिए राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी 32वां अधिवेशन में। याद रखिए कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिए एनी बेसेंट। अगर यही पूछता कि भारत का पूछता महिला, तो 40वां अधिवेशन में। और कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही सुमेलित युग्म को चयन करें। तो यहाँ पर देखिए स्वदेश मित्रन का संपादक कौन है? सी सुब्रमण्यम अय्यर, ये राइट है। उसके बाद देखा जाए अमृत बाजार पत्रिका का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोतीलाल घोष, ये भी सही है। तो इस तरह से 1 और 2 आपका सही। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। बाकी अगर देखा जाए यहाँ पर सुधारक जो है, सुधारक का सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। उसी तरह से वॉइस ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा बल्कि क्या दादा भाई नौरोजी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी दिल्ली में किया गया। याद रखिएगा दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 कहता है अफगानिस्तान की प्रगति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था। तो कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। याद रखिएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, और ये जो है भारत में का वायसराय कब से कब तक रहा था? तो याद रखिए 1876 से
1880 ईस्वी तक, ठीक है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, जो 1878 में, तो इसी के शासनकाल में पारित हुआ था। एक होता सत्र अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, याद रखिएगा शस्त्र अधिनियम जो 1878 में पारित हुआ था, तो लिट्टन के दौरान ही ये हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13, कहता है विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1829 ईस्वी में। याद रखिएगा 1829 ईस्वी में, यानी 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम जो है ना सती प्रथा को क्या किया था, निषेध कानून के रूप में पारित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? किसके संदर्भ में हुआ था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रॉलेट एक्ट के संदर्भ में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? याद 1919, ठीक है। और इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और साथ साथ ये भी रखिए इसी के कारण क्या था, जलियांवाला बाग में एकत्रित लोग हुए थे, है ना। और जलियांवाला बाग कब हुआ था हत्याकांड? याद रखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साबरमती आश्रम से। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी गुजरात के साबरमती आश्रम से कहाँ गए थे? दांडी। और दांडी मार्च के दौरान नमक कानून को तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अरविंद घोष। याद रखिएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 ईस्वी को। कहाँ? तो कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जर्मनी में। कब? तो 1942 ईस्वी में। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधित किया था, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। तो दिए थे कब? तो याद रखिए 1934 ईस्वी में दिए थे। याद रखिए 1934 ईस्वी में। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है किस आंदोलन के दौरान नरम पंथियों और गर्म पंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है। यानी 1907 में। याद रखिएगा 1907 में विभाजन हो गया था। नरम पंथियों और गर्म पंथियों में मतभेद हो गया था, यानी विभाजन हो गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि बरदौली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1928 में हुआ था। और इस आंदोलन का, इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखिए वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। आपको यहाँ पर क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ पर दे रखा निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए हड़प्पा दे रखा है, तो हड़प्पा का यहाँ पर हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। दयाराम साहनी हो जाएगा। अगर लोथल की बात करें तो आपका डी हो जाएगा एस आर राव। तो 1 का सी और 2 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो 1 का सी और 2 का डी। तो आपको देखिए यहाँ पर ही मिल रहा है 1 का सी 2 का डी, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व में। ये बिंबिसार कौन था? तो याद रखिए अजात शत्रु का पिता था। और अजात शत्रु ने पिता को हत्या करके मगध की राजधानी को प्राप्त कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे, तो कौन थे? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जासूस को। याद रखिए जासूस को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पर्णदत्त ने। याद रखिएगा पर्णदत्त ने, ठीक है।
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासन का संरक्षण प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कनिष्क। याद रखिएगा कनिष्क, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 कहता है सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? सर्जरी का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत कौन थे? तो याद, एक महान चिकित्सक थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 कहता है मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है तो किससे? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था से। सामाजिक व्यवस्था से मनुस्मृति का संबंध था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है जैन ग्रंथ की परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हेमचंद के द्वारा। हेमचंद के द्वारा परिशिष्ट परवान की रचना की गई है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है, कहता है प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका संबंध जो है याद रखिएगा, ये चिकित्सक से संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली में की थी। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जहांदार ने। याद रखिए, जहांदार ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। याद रखिए, वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग दर्शन को प्रतिपादित किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 29 जुलाई 1957 को। याद रखिए 29 जुलाई 1957 को, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है सूची 1 को सूची 2 से क्या कर सुमिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है जापान। जापान का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या हो जाएगा? आपका आइबिस हो, यानी ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। और कनाडा का तो कंगारू होता है, आपको तो पता ही होगा। ऑस्ट्रेलिया का, यानी डी का हो जाएगा आपका 1। उसी तरह से अगर हम कनाडा की बात करें तो गंजा ईगल हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा आपका 2। तो देखिए 4, 2 और लास्ट में 1 होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है? 4, 2। तो यहाँ पर आपका देखिए 4, 2 और लास्ट में 1, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 36, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेनर हिम रेखा। याद रखिएगा, मेनर हिम रेखा कहा जाता है। वही हम बात करते हैं मैगिनोट रेखा को, तो ये जर्मनी और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। वही अगर हम बात करते हैं हिंडरबर्ग रेखा को, तो ये जर्मनी और पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सेबी के द्वारा। सेबी के द्वारा किया था। सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को। याद रखिए 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका कब हुआ था? तो 1962 में। 1962 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और इस कार्यक्रम के तहत 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्नलिखित में से जीव प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों को मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन। याद रखिए वृद्धि और प्रजनन। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है
पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ जो है करना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अर्थपूर्ण सामग्री से। याद रखिएगा, अर्थपूर्ण सामग्री से। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। तो परिपक्व विद्यार्थी कैसे होते हैं? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में। अक्टूबर और दिसंबर के महीने में मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल रहती है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंदौर। और साथ से भी रखें, इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर में काउंट होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है चालू वर्ष 2019 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्रिस हिपकिंस को। याद है, क्रिस हिपकिंस को चुना गया है। इससे पहले कौन था? इससे पहले जो प्रधानमंत्री कौन थे? जेसिका अर्डर्न थे, याद रखिएगा। वही अगर देखा जाए एंथनी अल्बानीज जो है ये अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। वही जॉर्जिया मेलोनी की अगर हम बात करते हैं तो ये इटली के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अहमदाबाद। याद रखिएगा, अहमदाबाद। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तुरग्या उत्सव। याद रखिएगा, तुरग्या उत्सव कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश। बाकी कोई आपका सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें कि त्रिशूर पुरम उत्सव जो कहाँ मनाते हैं? केरल में। ये केरल का है उत्सव। उसी तरह से खर्ची उत्सव का अगर हम बात करें तो ये त्रिपुरा का है, ये त्रिपुरा का उत्सव है। उसके बाद परशु कुंड महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 2023 तक। याद रखिएगा 2023 तक। लेकिन जबकि WHO द्वारा यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया। याद रखिए, भारत का लक्ष्य 2023 तक और WHO एक संगठन है, इसका लक्ष्य 2030 तक कालाजार को पूरी तरह से क्या करना है? समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, देवाशीष पांडा। अगर वही बात करते हैं शैलेश पाठक कौन है? शैलेश पाठक जो है फिक्की के अभी महासचिव है। याद रखिएगा, फिक्की के महासचिव हैं। अगर वही हम बात करते हैं हिमांशु पाठक को, तो ये कौन है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्या है? महानिदेशक हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का नियंत्रण रखता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेरेबेलम। याद रखिएगा, सेरेबेलम। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 52 कहता है निम्नलिखित में परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बड़ी आंत जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। अब परिसंचरण तंत्र का अंग कौन होता है? जो शरीर के कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का क्या करता है? संचरण करता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा? रक्त भी हो जाएगा, धमनियाँ हो जाएगा और हृदय हो जाएगा। लेकिन बड़ी आंत जो है ये परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों जो है किस कुल का पौधा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा,
क्रूसीफेरी, याद है क्रूसीफेरी कुल का ये पौधा है। इसके साथ साथ और जैसे मूली हो गया, सलजम हो गया, सब जो आपका क्रूसीफेरी का पौधा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई होता है। अगर फीमेल ने पूछा जाए तो एक्स एक्स होता है। अगर पूछा जाए कि टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है तो 46 होता है। पेयर में पूछा जाएगा तो कितना होता है? 23 होता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा कॉलिन कायमा। याद रखिए कॉलिन कायमा के कारण क्या होता है? पौधे में लचीलापन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जल जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा आपको बताना, इसमें से कौन जो है श्वसन तंत्र का हिस्सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वायु कोशिका ये भी है आपका, कंठ नली भी है और श्वसन नली का राइट आंसर तीनों हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यात्री पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा समय के सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता। समय के सापेक्ष और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कमानीदार तूला। याद रखिए कमानीदार तूला। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दूरी के वर्ग का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी फोर्स क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। याद रखिए ये हो गया उसका। अगर मास का पूछा तो क्या होता है? m1 और m2। डायरेक्टली क्या होती है? प्रोपोर्शनल होता है। 61 कहता है अल्कोहल थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कौन नहीं। तो अब किया था कौन? याद है जर्मनी भौतिक वैज्ञानिक जो थे डेनियल ग्रेबियल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। याद है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगर ये पूछता कि हेडलाइट में क्या यूज किया तो वहां पर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है आवृत्ति और तरंग के दर के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा आवृत्ति और तरंग दर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी आवृत्ति जो होता है वह क्या होता है? तरंग दर का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता के इंसुलेटर किसको बोलते हैं? जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर पर क्या होगा? उच्च हो जाएगा। अब प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। याद रखिएगा ओम मीटर होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्न कथनों में से सबसे भारी पूछा जाए सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्लेटिनम। याद रखिए प्लेटिनम जो है यहाँ पर सबसे भारी धातु है और सबसे टफ धातु भी आएगा, सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है ऑक्सीकारक न्यून में से कौन से होते हैं? ऑक्सीकारक न्यून में से कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है
निम्नलिखित में कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी के तत्व है? हैलोजन श्रेणी के तत्व हैं तो देखिए हैलोजन में क्या क्या आता है, आयोडीन भी आता है, क्लोरीन भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको कौन होगा, एक से अधिक यानी हो जाएगा आपका ई जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। फ्लोरीन भी लिखा हुआ है, क्लोरीन भी आता है, हैलोजन ग्रुप का ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग किया जाता है। वही पूछता है परमाणु बम, तो परमाणु बम क्या आता है, नाभिकीय विखंडन होता है, वहाँ पर नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? तो अब देखिए यहाँ पर सबसे भारी धातु पूछा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, ई हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों नहीं होगा, देखिए अगर ये पूछा कि सबसे सिर्फ भारी धातु पूछता, ठीक है ना, सबसे भारी धातु पूछते हैं प्लेटिनियम होता है, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर पूछा है, पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन होता है, ओस्मियम होता है, इसका संकेत क्या होता है, ओएस होती है। याद रखिए पृथ्वी का सबसे भारी जो धातु होता है वह ओस्मियम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है निम्नलिखित में किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है? तो लैक्टिक यानी दूध जो होता है उसमें लैक्टोज पाया जाता है, लेकिन जब वो दही में कन्वर्ट या दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टोज किस में कन्वर्ट होता है, तो लैक्टिक में कन्वर्ट होता है। तो लैक्टिक राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो यानी दही में, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पर लाल चिट्ठी दे रहा है, इसमें कौन सा एसिड, इसमें फॉर्मिक एसिड होता है, याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड होता है। अगर सेब की बात करें इसमें मैलिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लेवेजियर को कहा था। याद रखिए लेवेजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर पूछा अरस्तु को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है निम्न में किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, केरोसिन में जो होता है ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए तो सोडियम और पोटासियम और लिथियम को इसमें रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसे खुले हवा में नहीं रख सकते हैं क्योंकि बर्न कर जल जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए इसको ऐसा जगह रखा जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को। ये कब हुआ था, तो 1992 में, 1992 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 का था निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आते हैं? कि पंचायती राज पूछा जा रहा है तो किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और किस अनुसूची में आता है? तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो सबसे पहले बिहार में लोकसभा की सीट टोटल कितना है? तो 40 है। बिहार में लोकसभा की सीटें कितना है? 40 है। और इसमें पूछा जाए अनुसूचित जाति जो है इसके लिए कितने सीट आरक्षित है? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी 6 सीट क्या इसके लिए आरक्षित किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर 77 कहता है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरा करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया जिसके बाद मूल अधिकार बना दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 45, याद रखिए अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 312, याद रखिएगा अनुच्छेद 312। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? लोकपाल विधेयक कब रखा गया था?
तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1968 में रखा गया था। याद रखिए 1968 में रखा गया था और चौथी लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से क्या किया गया, हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए और इसको कहाँ रखा गया? तो अनुच्छेद 300 के कम इसको रख दिया गया। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 82 कहता है किस वर्ष में राज प्रमुख के पद नाम को बदलकर राज्यपाल यानी गवर्नर कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1956 में। याद रखिए 1956 में कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 कहता है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, यानी किसके संबंध में होती है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, साधारण विधेयक के संबंध में होती है। अब देखिए दोनों लोग, अब यहाँ लिखा हुआ कि भारतीय संसद के दोनों संयुक्त की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। और ये संसद बुलाता कौन है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है केंद्र राज्य संबंध के अध्ययनों के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1983 में। याद रखिए 1983 में किया गया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? कौन सी भाषा जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा संथाली भाषा को। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची 2003 में इसको जोड़ा गया था। और इसके साथ साथ और कौन कौन जोड़ा था? तो बोडो, डोंगरी और मैथिली को भी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में कितने भाषाएं? तो याद रखिए 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 कहता है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया है? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय है और ये किस मॉडल पे आधारित थी? महाल नोबिस मॉडल पे आधारित। याद रखिएगा महाल नोबिस के मॉडल पे ये आधारित है और इसके अंतर्गत राउरकेला को तो स्थापित किया, साथ साथ दुर्गापुर और भिलाई को भी स्थापना किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 कहता है राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी घट रहा है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, जबकि सेवा का क्षेत्र का योगदान क्या लगातार बढ़ रहा है, सेवा क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ रहा है। ठीक है, और साथ साथ भी कृषि या जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवा जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 कहता है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 6.5%। याद रखिए 6.5%। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा आर के सनमुखम चेट्टी ने। याद रखिए सनमुखम चेट्टी ने। और कब पेश किया था? तो ये 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को। और ये वित्त मंत्री के पद पर कब से कब तक रहे थे? ते भी याद रखिएगा 1947 से 1949 तक। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी बिहार में। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका सी हो, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये उद्यान जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए कस्तूरी हिरण के लिए उद्यान जो है प्रसिद्ध है। और ये कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92 कहता है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मलाज खंड जो है
लौ अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये तांबा के लिए है। ये तांबा के लिए खनन क्षेत्र, और ये है कहाँ, मलाज खंड जो है ये है कहाँ, तो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 93, कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नदी में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है पंच नदी में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। साथ साथ ये भी याद रखिए, पंच नदी में आता है जो सिंधु की क्या सहायक नदी हैं। तो सिंधु के जो 5 सहायक नदी उनका नाम याद रखिएगा। पहला हो गया रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब। ये जो है सिंधु नदी के क्या हो गया आपका सहायक नदी के नाम है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 कहता है प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है, इसका राइट आंसर पर डी हो जाएगा। जब प्रति चक्रवात आता है इसका मतलब होता है कि मौसम जो क्या होता है, स्वच्छ होता है, यानी साफ होता है। आप प्रति चक्रवात कहते हैं कि इसको तो याद रखिएगा, प्रति चक्रवात जो होता है ये चक्रवात का विपरीत होता है। जब उच्च दाब का केंद्र और निम्न दाब उसके चारों तरफ होता है, तो उच्च दाब का केंद्र और निम्न दाब उसके क्या होता है, चारों तरफ होता है। तो हवा जो केंद्र से क्या होता है, बाहर की तरफ चलता है, केंद्र से बाहर की तरफ चलता है, जिसको बोलते हैं प्रति चक्रवात। लेकिन जब केंद्र की ओर हवा चलता है, केंद्र की तरफ हवा आता है, इसको बोलते हैं चक्रवात। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और जब चक्रवात आती है, प्रति चक्रवात आता है, तो मौसम क्या होता है, साफ होता है और हवाएं जो धीरे धीरे चलती रहती है, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95 कहता है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया। याद रखिएगा, यानी परम शक्ति जो है ये एक सुपर कंप्यूटर का स्थापित कहाँ किया था, IIT खड़गपुर में। क्या अगर हम बात करते हैं एक और कंप्यूटर से परम कामरूप, अगर परम कामरूप की बात करते हैं तो ये गुवाहाटी में है। उसी तरह से अगर हम बात करें परम आनंद की बात करते हैं, परम आनंद जो सुपर कंप्यूटर वो कहाँ है, तो वह गांधी नगर में। एक परम गंगा होता है, परम गंगा, ये कहाँ स्थापित किया है, तो इसको IIT रुड़की में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है यहाँ पे 96 में, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, केरल में स्थित है। याद रखिए, केरल में पंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। जबकि गिरना सिंचाई योजना एक होता है, गिरना, क्या नाम है, गिरना सिंचाई परियोजना का, ये महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कराकुम रेगिस्तान स्थित है। आपको बताना है कराकुम रेगिस्तान जो कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है कहाँ, तैयार है तुर्कमेनिस्तान में। यह है कहाँ, ये तुर्कमेनिस्तान में है। अगर वही हम बात करते हैं सहारा रेगिस्तान, सारे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये 11 देशों में फैला हुआ है, 11 देशों को ये छूता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन में यहाँ पर 98 कहता है म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जानी 4 जो है म्यांमार के साथ लगती। कौन कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये चारों जो है आपका म्यांमार से लगते हैं। और सबसे ज़्यादा म्यांमार से लगने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और साथ साथ ये भी याद रखिएगा अरुणाचल भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है। नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है किस हिमालय का भाग है, तो याद रखिए हिमाद्री का भाग, याद रखिए हिमाद्री का भाग। अरसा से तेबियाद हिमाद्री को बृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 100 कहता है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है। तो दक्षिण को अंडमान को और लघु अंडमान को कौन जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दक्कन पास, याद रखिए दक्कन पास। अगर वही पूछा जाएगा आपको कि लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन जोड़ता है, तो 10 डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ है। अगर वही हम बात करते तमिलनाडु और श्रीलंका को कौन जोड़ता है, तो पाक स्ट्रेट, याद रखिएगा पाक स्ट्रेट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 100 MCQ डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।